नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीपीएससी या फिर अदर पीसीएस लेवल के एग्जामों में इससे एक या दो प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमाणु क्या है, परमाणु संरचना क्या है, परमाणु का सिद्धांत क्या है, रदरफोर्ड के थ्योरी, वाटरमेलन थ्योरी और बोर के नियम। ये सब चीज जो है इस वीडियो में हम जानेंगे और समझेंगे। एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा यदि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं परमाणु के बारे में। तो देखिए, किसी भी तत्व का अंतिम सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे परमाणु कहते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी पदार्थ हो वो सब के सब जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आप जो मोबाइल चला रहे हैं वो मोबाइल भी जो है परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के चारों तरफ जितने भी सभी वस्तुएं रखी गई है वह टोटल पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना है। यानी दुनिया में कोई भी चीज हो वह सब के सब छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। परमाणुओं को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ये बहुत ही परमाणु छोटा होता है। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इस बात को जो है सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक कणाद ने बताया था। ठीक है, इस बात को सबसे पहले किसने बताया था? तो कणाद ने, और ये भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि परमाणु के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी जो है जॉन डाल्टन ने दिया था। पूरे विस्तार से जानकारी परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए परमाणु संरचना का जनक जॉन डाल्टन को कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि परमाणु संरचना का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन डाल्टन को कहा जाता है। इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने परमाणु के बारे में पूरे विस्तार तरीके से जानकारी दिए थे, जॉन डाल्टन। ठीक है, देखिए, जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन यह बात गलत हो गया क्योंकि आगे चलकर परमाणुओं को विभिन्न भागों में तोड़ा गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, पाई मेसॉन, इतने भागों में परमाणुओं को जो है तोड़ा गया आगे चल के। लेकिन जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणुओं को नहीं तोड़ सकते, लेकिन इतने भागों में इसको तोड़ा गया। ठीक है, अब देखते हैं परमाणु का मूल कण। तो देखिए, जिन परमाणुओं के निर्माण में किसी भी कण की जरूरत नहीं होती है तो उसको मूल कण कहा जाता है। मतलब हुआ कि किसी भी परमाणु के निर्माण में अगर किसी अन्य कण की आवश्यकता नहीं है तो उसी कण को कहा जाता है मूल कण। जैसे में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके निर्माण में किसी अन्य कण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इनको जो है मूल कण कहा जाता है। ठीक है, देखिए, मूल कण जो होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है अस्थाई मूल कण और एक होता है अस्थाई मूल कण। अस्थाई मूल कण क्या है? देखिए, यह परमाणु में अनिवार्य रूप से रहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये किसी भी परमाणु में रहते ही रहते हैं। कोई भी परमाणु हो, किसी भी पदार्थ का परमाणु हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये अस्थायी रूप से ये तीनों उसमें रहते ही रहते हैं किसी भी परमाणु में, इसलिए इनको अस्थायी मूल कण कहा जाता है। ठीक है, और एक होता है अस्थायी मूल कण। यह परमाणु में अनिवार्य रूप से नहीं रहते हैं, जैसे में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉन। ये जो है हर परमाणु में उपस्थित नहीं रहते हैं, ये किसी किसी परमाणु में देखने को मिलेंगे, बाकी अदरवाइज किसी परमाणु में ये देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए इनको अस्थायी मूलकण कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रतिकण। देखिए, अलग अलग स्वभाव के दो कणों को प्रतिकण कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि दो कण जो है देखने में एक समान हो लेकिन उनका स्वभाव अलग अलग हो। क्या हो कि देखने में दोनों कण एक समान दिखाई दे लेकिन उनका स्वभाव क्या हो, अलग अलग हो,
तो उसको कहा जाता है प्रतिकण। उसको क्या कहेंगे? प्रतिकण कहेंगे। यह टक्कर के बाद एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। जब उन दोनों में टक्कर होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। जैसे में इलेक्ट्रॉन एवं पॉजिट्रॉन, देखिए दोनों जो है देखने में एक समान होंगे, लेकिन इन दोनों का नेचर जो है, स्वभाव जो है अलग अलग होगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या हो जाएगा? पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन का प्रतिकण क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है पूछा हुआ है। अब आप जान गए कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है वह कहाँ कहाँ पर होता है। तो देखिए, परमाणु का आकार जो है गोलाकार होता है, यह आप जानते हैं। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। देखिए, ये जो परमाणु है, परमाणु के जो केंद्र है, यानी जो इसका बीचों बीच वाला स्थान है, इसको जो है नाभिक कहा जाता है, यानी न्यूक्लियस कहा जाता है। इस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है, और परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास धनावेशित होता है, यानी प्रोटॉन के पास धनावेशित चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता है, ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, इसलिए यह बेचारा उदास रहता है, यानी न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, नाभिक के अंदर के जो कण होता है उसको न्यूक्लियन कहते हैं। ये नाभिक है, और नाभिक के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप में क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, परमाणु त्रिज्या को एंगस्ट्रॉन में मापते हैं। जो ये परमाणु है इसकी त्रिज्या को, क्योंकि परमाणु गोलाकार होता है तो इसका कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा, तो इसी त्रिज्या को एंगस्ट्रॉन में मापते हैं। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और नाभिक के त्रिज्या को, यानी जो परमाणु के अंदर नाभिक है उसकी त्रिज्या को फर्मी में मापा जाता है, यानी एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने परमाणु संरचना के बारे में खोज किए और अपना सुझाव दिए। तो उनमें हम सबसे पहले देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो देखिए, सर्वप्रथम 1893 ईस्वी में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने परमाणु मॉडल दिया था। इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जो तरबूज के समान था, इसलिए इसे वाटरमेलन थ्योरी भी कहते हैं। तो देखिए, जे थॉमसन नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है अपना परमाणु मॉडल दिया। यानी परमाणु मॉडल देने का मतलब हुआ कि परमाणु के संरचना के बारे में बताने के लिए इन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया, तो वह तरबूज के समान था। इनके अनुसार कहा गया कि तरबूज का लाल भाग प्रोटॉन होता है। मतलब ये कहे कि जैसे लालमी में लाल भाग होता है, उसी प्रकार परमाणु में भी प्रोटॉन होता है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज के समान बिखरे होते हैं। मतलब जैसे तरबूज में बीज रहता है कहीं कहीं पर धंसा हुआ, ठीक उसी प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहता है कहीं कहीं पर धंसा हुआ। तो ये बात जो है जे थॉमसन ने कहा था अपने परमाणु मॉडल में, और यह बात पूरी तरह से गलत हो गया, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं। ये बात कहे थे जे थॉमसन ने। अब आइए देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो देखिए, इस मॉडल को अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं,
क्योंकि रदरफोर्ड ने रेडियम से अल्फा प्रकीर्णन को निकालकर सोने की पतली चादर पर प्रहार कराया था। मतलब क्या हुआ कि रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने रेडियम से अल्फा किरण को निकाले थे और उन अल्फा किरण को सोने की पतली चादर पर प्रहार कराए थे, यानी सोने की पतली चादर पर अल्फा किरण को भेजे थे। और उसको जब भेजे तो उन्होंने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा किए परमाणु के बारे में और ये पूरे दुनिया को बताएं। देखिए, अल्फा किरण जो होता है वह धनावेशित होता है, यानी अल्फा किरण के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब देखिए, रदरफोर्ड ने बहुत सारी बातें बताई जो इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि कुछ अल्फा किरणें सोने की चादर को आर पार कर गई, यानी जब रदरफोर्ड ने अल्फा किरण को सोने की चादर पर भेजे तो कुछ किरणें जो है उसको आर पार कर गई। इसका मतलब उन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अब जैसे ही पार कर गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला था, तबे तो आर पार हो गई किरणें। ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा किरणें परमाणु के मध्य भाग में जाकर तिरछी मुड़ गई। अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। देखिए, अभी आप जाने कि अल्फा किरण जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी अल्फा किरण के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और यह आप पहले से ही जानते हैं कि समान आवेश जो है एक दूसरे को विकर्षित करता है, यानी एक दूसरे से हटता है समान आवेश जो होता है वो। तो देखिए, जब सोने की पतली चादर पर अल्फा किरण को भेजा गया तो अल्फा किरण मध्य भाग में जैसे ही गई तो वह जो है मुड़ गई। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं कि वो अपने पथ से क्या हो गई है, तिरछे मुड़ गई है। इसका मतलब कि परमाणु का जो नाभिक है वह पॉजिटिव है, तभी तो जो अल्फा किरण है वो भी पॉजिटिव होता है और परमाणु का नाभिक भी पॉजिटिव है, तभी तो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित कर दिया और अल्फा किरणें जो है इधर उधर मुड़ गई। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1,00,000 अल्फा किरणों में से एक अल्फा किरण नाभिक से टकराकर वापस लौट गई। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं कि बहुत सारे अल्फा किरणों को जब भेजा गया था तो उसमें से एक अल्फा किरण जो है नाभिक से टकराई और टकरा के वापस लौट गई। अतः उन्होंने कहा कि परमाणु का मध्य भाग ठोस होता है। जैसे अगर आप दीवार पर एक गेंद मारिएगा तो गेंद जो है दीवार से टकरा कर फिर वापस आ जाता है, क्योंकि दीवार जो है वह ठोस होता है। उसी प्रकार जब अल्फा किरण को गुजारा गया तो एक अल्फा किरण परमाणु के नाभिक से जाकर टकराई और उसी पथ पर वापस लौट गई। तो इसका मतलब हुआ कि नाभिक ठोस है, तभी तो टकरा कर वापस लौट गई। तो ये जो है बात रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया था। अब देखिए, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु उदासीन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या समान होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो इन्होंने कहा था, यानी रदरफोर्ड ने, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 प्रोटॉन होंगे और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो जब दोनों सेम हैं, संख्या में दोनों सेम हैं, प्लस और माइनस माइनस, यानी दोनों को हम अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0, यानी उदासीन। इसलिए इन्होंने कहा था कि परमाणु जो है वह उदासीन होता है। ठीक है। उसके बाद नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन से काफी कम होता है। यह भी बात भी रदरफोर्ड ने ही बताया था। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं, उस पथ को कक्षा कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों ओर जिस पथ पर चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहा जाता है। सौरमंडल में जैसे सूर्य होता है उसी तरह परमाणु में नाभिक होता है और सूर्य का चक्कर जैसे नक्षत्र लगाते हैं उसी तरह नाभिक का चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। ये बात भी रदरफोर्ड ने ही कहा था। ठीक है। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष। तो देखिए, रदरफोर्ड के द्वारा कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बताई गई थी। मतलब कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये नहीं बताया गया था। दूसरा दोष है, रदरफोर्ड ने कहा था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
जो कि यह बात जो है सरासर गलत है। यदि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो उनकी ऊर्जा जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और जैसे क्योंकि कोई भी चीज हमेशा ऐसे गोल 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 चाहे कैसे भी गति करेगा तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होगी। और जब उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होगी इलेक्ट्रॉनों की, तो वह नाभिक में गिर जाएगा। और जैसे ही नाभिक में गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है निगेटिव चार्ज, और जो नाभिक होता है उसके पास प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव चार्ज है। तो निगेटिव और पॉजिटिव मिलेगा, परमाणु ब्लास्ट कर जाएगा और परमाणु का विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी रदरफोर्ड का क्या हो गया, गलत हो गया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये वाला बात। ठीक है, अब हम देखते हैं बोर का परमाणु मॉडल। तो देखिए, रदरफोर्ड के दोष जितने थे उसको दूर करने के लिए 1913 में नील्स बोर ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। नील्स बोर ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अर्थात उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में यानी मूल कक्षा में, जिस कक्षा का वह है उसी कक्षा में यदि वह चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कोई बढ़ोतरी या फिर कोई घटोतरी नहीं होती है। ना ही उसकी ऊर्जा बढ़ती है और ना ही उसकी ऊर्जा घटती है जब वह अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है तब। और वह हमेशा अपनी कक्षा में चक्कर लगातार रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके ऊर्जा में। ये बात जो है नील्स बोर ने बताया था। ठीक है, उसके बाद नील्स बोर ने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, तो वह बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका मतलब हुआ कि जैसे ये परमाणु है और ये परमाणु का नाभिक है, तो नाभिक से हम जितना दूर जाएंगे, नाभिक से इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाएगा यानी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर, नाभिक के पास जितने कक्षाएं ये सब छोटा है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ये कक्षा की जो लंबाई है वो बढ़ती जाती है, ये सर्कल जो है बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो हम जितने नाभिक से दूर जाते हैं यानी निम्न कक्षा से हम उच्च कक्षा की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो बढ़ती है। वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। ऐसे सोचिए कि नाभिक के पास जो सर्कल है यानी जो कक्षा है इसका लंबाई छोटा है और जितना हम दूर जाते हैं उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। तो जो नाभिक के पास है इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जैसे दूर जाएगा जितना उतना बड़ा सर्कल में इसको चक्कर लगाना पड़ेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए नाभिक से जितना दूर जाता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो चक्कर लगाना है, तो जितना बड़ा सर्कल होगा उसको उतना ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए नाभिक से जितना दूर जाता है इसकी ऊर्जा बढ़ते जाती है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कमी आती है। जस्ट इसके विपरीत है, क्योंकि नाभिक के जितना दूर रहेगा उसको उतना ही अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉन को। और जैसे जैसे नाभिक के नजदीक आएगा इलेक्ट्रॉन, सर्कल की जो लंबाई होगी कम होते चली जाएगी, और सर्कल की लंबाई जब कम होगी तो उसको बहुत कम घूमना पड़ेगा, अब बहुत कम चक्कर लगाना पड़ेगा, तो इस वजह से उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता है। तो जब नाभिक के नजदीक आता है तो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी ऊर्जा का त्याग करता है, अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और उसकी ऊर्जा जो है धीरे धीरे घटती है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि बोर ने कहा था कि यदि इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसके ऊर्जा में कोई उत्सर्जन नहीं होता है, ना ही उसकी ऊर्जा बढ़ती है और ना ही उसकी ऊर्जा घटती है। लेकिन अगर वह नाभिक से दूर जाता है तो उसके ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है, और वह नाभिक के नजदीक आता है
तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है घटती है। ये बात जो है नील्स बोर ने कहा था अपने परमाणु मॉडल में। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑर्बिट यानी कक्षा। देखिए, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहते हैं। देखिए, किसी भी परमाणु में नाभिक के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन जो है जिस पथ पर चक्कर लगाते हैं वृत्तीय पथ पर, उसी को कहा जाता है कक्षा यानी ऑर्बिट। इन कक्षाओं का बहुत सारी कक्षा होती है, इन कक्षाओं का अलग अलग नाम होता है, जैसे KLMN, ये सब जो है कक्षा का नाम है। ठीक है, विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। नाभिक से जितना दूर जाते हैं कक्षाओं की ऊर्जा बढ़ती है। जैसा कि मैंने अभी बोर के नियम में बताया है कि नाभिक से हम जितना दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है, यानी कक्षाओं की ऊर्जा जो है बढ़ती है, और हम जितना नाभिक से नजदीक आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा घटती है, यानी कक्षाओं की ऊर्जा घटती है। ठीक है, देखिए, बोर के नियम के अनुसार कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षा की संख्या है। मतलब बोर ने यानी नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में बताया था कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसके लिए नील्स बोर ने एक फॉर्मूला दिया था 2n²। जैसे ये परमाणु है, इस परमाणु में 4 कक्षाएं हैं, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी में कितने होंगे, चौथी में कितने होंगे, इसको बताने के लिए नील्स बोर ने एक फार्मूला दिया। वह फार्मूला है 2n², जहां पर n के स्थान पर यह कक्षा की संख्या है। जैसे में देखिए, मान लेते हैं कि हमें पता करना है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला है 2n², तो 2 ये तो फॉर्मूला में है, 2 अंक है तो 2 लिख दिए, गुणे n²। n मतलब किस कक्षा में हमें पता करना है, तो पहली कक्षा में, तो n के स्थान पर 1 लिखेंगे, और 1 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, उसी प्रकार हमें पता करना है दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, फॉर्मूला में 2 है, 2 लिख दिए, गुणे n के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि हमें पता करना है दूसरी कक्षा में। तो 2n² है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी 2 गुणे 4, और 4 दूना के 8, यानी दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। उसी प्रकार हमें पता करना है कि चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए, फॉर्मूला 2n², यही फॉर्मूला रहेगा, 2 गुणे और n के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, क्योंकि हमें चौथी कक्षा में पता करना है, और n जो है कक्षा की संख्या है, तो n के स्थान पर हम 4 का स्क्वायर रख देंगे, क्योंकि n² है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और तो 2 गुणे 16, 16 दूना 32, यानी चौथी कक्षा में कुल 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यानी 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस तरह से होती है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, जिससे एग्जाम में जो है डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। ये इलेक्ट्रॉन का खोज करता है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 × 10⁻³ kg होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए कि प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था, और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6725 × 10⁻27 kg होता है। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, इसको आप याद रखिएगा। आप इसको 2 अंक तक ही याद रख सकते हैं, 1.67 × 10⁻27 kg। और प्रोटॉन के पास जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी प्रोटॉन धनावेशित होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो चैडविक ने किया था, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6748 होता है।
48 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg होता है। तो आप ये दोनों का जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सेम होता है, बस पॉइंट का अंतर आता है, तो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। बस आप दोनों का एक ही याद रख सकते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का द्रव्यमान सेम होता है 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg। और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है।